नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं मद्य निषेध का श्री बैच, है ना। और आज जो है हम लोगों के लिए प्रश्न है कहाँ से, तो 161 से है ना। और 161 से लेके हम लोग प्रश्न तैयार करेंगे, 190 नंबर तक प्रश्न तैयार करने का प्रयास रहेगा कि 190 नंबर तक आज प्रश्न हो जाए, है ना। जहां से हम लोग कल छोड़े थे वहीं से हम लोग लेते हैं आगे और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है। और आज जो है आप लोगों को सेट बनाने के लिए भी देते, उम्मीद है कि आप लोग सेट बनाए भी होंगे। और आज आते हैं हम लोग सीधे तौर पर जो है क्या क्या प्रश्न है। आइए आप लोग साथ साथ लाइव जुड़िए और आप लोग जो है साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। सही है, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग भी जुड़े, जल्दी से जुड़े, जल्दी से, है ना। और कमेंट करेंगे, ठीक है। और आज जो प्रश्न बनाए थे, खास करके जो यहाँ के छात्र जो प्रश्न बनाए थे वो भी जो है साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा। यदि जिनसे नहीं प्रश्न बना है वो बनाने का प्रयास करिएगा। टेलीग्राम पे आपका लिंक सेंड कर दिया गया है और आप सीधे तौर पर जो है जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। आइए बातचीत कर लेते हैं। हम लोग का आज का पहला प्रश्न, समय का अभाव रहता है इसलिए जो है इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न जो है बनाने का प्रयास रहता है। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीनिंग पर आ चुका है। अरे नहीं बनाए हैं तो अभी बनाएंगे, और बना चुके हैं तो मिलने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या है प्रश्न के निम्नलिखित में से जो है किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को जो है सूत पीटक एवं विनय पीटक में जो है विभाजित किया गया है ना, विभाजित किया गया था। तो सूत पीटक और विनय पीटक, सबसे पहले तो आपको जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में आपको देखने को मिलता है 3 प्रकार का पीटक, जिसमें से आपके लिए लिखा हुआ है सूत पीटक और विनय पीटक। जबकि एक और पीटक देखने को मिलता है वह है अभिधम्म पीटक, है ना। और अभिधम्म पीटक की बात करें तो अभी सबसे पहले अभिधम्म पीटक की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभिधम्म पीटक की जो आपको देखने को मिलता है कि अभिधम्म पीटक की इसकी रचना किसके द्वारा, तो ये मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया है। किसकी, तो आपको ये अभिधम्म पीटक की। जबकि बात करें कि आपको सूत पीटक और विनय पीटक, है ना, इस दोनों को जो है हम लोग को याद रखने की आवश्यकता है कि सूत पीटक की रचना किसके द्वारा किया गया है और विनय पीटक की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो सूत पीटक जो है जो सबसे बौद्ध का सबसे प्रिय शिष्य थे, है ना। तो बौद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे। और आनंद के द्वारा जो है सूत पीटक की रचना। जबकि विनय पीटक जो है इन्हीं के और शिष्य हुआ करते थे, उपाली हुआ करते थे। तो उपाली के द्वारा जो है आपको क्या गया है विनय पीटक की रचना, ठीक है। ये तो रचना के बारे में बात किया, वैसे पूछा भी जाता है और इसके अंदर में क्या क्या किताबों में मान के चलिए सूत पीटक में क्या है, विनय पीटक में क्या था, अभी छोड़ देते हैं। अभी आप लोगों को इतना बात करेंगे तो मान के चलिए बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए प्रश्न हो जाएगा, है ना। तो अभी केवल हम लोग रहते हैं कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में, तो ये आपको सूत पीटक विनय पीटक की जो आपको रचना की गई थी, तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। यहाँ पर कुछ और भी हम बातें करेंगे अजात शत्रु के शासनकाल में, ये कहां पर कब क्या क्या होती है। थोड़ा सा यदि आपको स्थान याद है तो पहला आप याद रखे होंगे कि कब की गई थी, तो ये आपको राजगृह में, है ना, ये ध्यान रखेंगे 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप के शासनकाल में अजातशत्रु यहाँ पर शासनकाल हुआ था। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है ना, कि ये की गई थी किसकी रचना, आपको सूत पीटक विनय पीटक की। बात करें कि आपको जो दूसरा देखने को मिलता है वैशाली में होती है शावाकामी, आपको यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और कालाशोक यहाँ पर शासन राजा रहते हैं कालाशोक में। तीसरा जो आपको देखने को पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी जगह तीसरा जो है यहीं पर आपको अभिधम्म पीटक की रचना की जाती है अशोक के शासनकाल में। और आपको कुंडल वन जो देखने को मिलता है चतुर्थ बौद्ध संगति देखने को मिलता है वसुमित्र की अध्यक्षता में, और ये कनिष्क के शासनकाल में लगभग 78 एडी में आपको देखने को मिलता है। यदि आप ट्रिक लेना चाहते हैं कि इसका ट्रिक क्या होता है, कैसे याद कर सकते हैं, राजा महाराजा आजा, है ना, पहली को याद करेंगे राजा महाराजा आजा, राजा से आपको राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु। वैसे दूसरी की यदि बात करेंगे, विष जो है सबका काल है, मतलब विष पीने से क्या होता है, सब मतलब मृत्यु हो जाती है, तो विष क्या होती है, सबका काल है। तो विष से आपको देखेंगे वैशाली देखेंगे, सबका से देखेंगे सावाकामी देखेंगे, काल से देखेंगे कालाशोक देखेंगे, एक लाइन में याद कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा जो आपको देखने होता है आपको पीटो गली में आशिक, है ना, पीटो गली में आशिक मतलब कोई ऐसी कोई आशिक आ चुका है जिसको कि गली में पिटाई लग रही है ना। तो पीटो मतलब पाटलिपुत्र, आशिक आपको पीटो मतलब कहां पर गली में, तो मोगलीपुत्र, उसके बाद किसको, आशिक को, मतलब कि अशोक के शासनकाल में। वहीं पर बात करें
कुंडलवन, वसुमित्र, कनिष्क, ये जो आपको चौथा देखने को मिलता है कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी किसको बोलते हैं? जो शादी करने के लिए जो एकदम तरोताजा जो आए हुए हैं, ठीक है। तो कुंवर जी क्या है? कंगाल है। और कुंवर जी मतलब कु से याद रखेंगे कुंडलवन, है ना, कु से कुंडलवन याद रखेंगे। वहीं पर इससे से मिलता जुलता कुंवर देखने को मिल रहा है, तो ये आप याद रखेंगे क्या? वसुमित्र याद रखेंगे। कुंवर जी से वर्ष से याद रखेंगे, वसुमित्र याद रखेंगे, कंगाल से याद रखेंगे, कनिष्क को याद रखेंगे। तो इस ट्रिक्स की सहायता से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि भूल जाते हैं तब ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आपको ट्रिक दे चुके हैं, यदि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो आप लिख के रख लीजिएगा, आपके स्क्रीनिंग पर ट्रिक है। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीनिंग पर रहा, ये निम्नलिखित में से जो है किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है शुरुआत करते हैं? तीन पक्षों में जो है युद्ध होता है, और युद्ध जो होता है किसको लेकर होता है? ये आप जान रहे हैं कि बीच में जो आपको देखने को मिलता है क्या? कन्नौज, और कन्नौज को लेकर जो है तीन राजाओं में जो युद्ध होती है। एक तो पाल वंश रहते हैं, पाल वंश के बाद आपको देखने को मिलता है, उसके बाद आपको प्रतिहार देखने को मिलता है, प्रतिहार के बाद आपको कौन सा देखने को मिलता है? राष्ट्रकूट देखने को मिलता है। आपका कमेंट आते जाएगा। समीर, आपको आज हम रखे हैं स्क्रीनिंग सामने में रखे हैं ना, थोड़ा सा तो पर भी दूर है लेकिन स्क्रीनिंग सामने में है। आपको समीर जी का है अजातशत्रु, अजातशत्रु बिल्कुल फिल है ना। ऋतिक, आपको ठाकुर जी हैं, ऋतिक ठाकुर, ठीक है। राखी है, सॉरी राखी जी है ना, सॉरी थोड़ा सा भूल गया, ऋतिक जी है, राखी जी हैं। और राखी जी का आपको मैसेज है बी है। नंबर बाबू लिखेंगे है ना, नंबर किस नंबर का जो आप जवाब दे रहे हैं। यदि आप 162 का दे रहे हैं, 161 का दे रहे हैं, किसका जवाब दे रहे हैं आप जवाब देंगे। तो राखी जी का मैसेज है। उसके बाद राखी जी का मैसेज फिर से डी आ रहा है यहाँ पर, किसका? इसका वत्सराज, बिल्कुल। चलिए ठीक है, लग रहा है कि आप जो है आ चुके हैं 162 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं ना। और राखी जी, उसके बाद समीर जी का वत्सराज, बिल्कुल सही है ना। इस बार आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, वत्सराज होगा, ठीक है, ये आंसर वत्सराज होगा। और आपको हम बता रहे थे कि तीन आपको पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना। किसके बारे में बात कर रहे थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में बात कर रहे थे। हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बातचीत करते हुए हम यहाँ पर निकलने का प्रयास करेंगे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो होती है कब होती है? 8वीं शताब्दी में, वैसे आप जानते होंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा होगा। और ये जो शताब्दी में होती है, 8वीं शताब्दी में होती है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है वत्सराज, किसके द्वारा? ये वत्सराज ने इसकी क्या करते हैं, यहाँ पर ये शुरुआत किया जाता है। और कन्नौज पर जो है नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जो है पाल शासक धर्मपाल को जो हराकर इस संघर्ष की क्या करते हैं? ये शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा? तो वत्सराज के द्वारा 8वीं शताब्दी में, खासकर किसको लेकर? कन्नौज को लेकर, है ना। कौन तीन प्रतिभागी थे? तो एक बार आपके स्क्रीनिंग पर वो दे देते हैं कि पाल थे जो कि बंगाल के शासक हुआ करते थे, प्रतिहार जो कि राजपूताना मालवा के शासक हुआ करते थे, वहीं पर राष्ट्रकूट की बात करते थे, ये दक्कन के जो है दक्षिण भारत के दक्कन के ये राष्ट्रकूट के शासक हुआ करते थे। परिणाम निकलकर क्या आता है इस संघर्ष में? जो अंतः परिणाम में निकलकर आता है कि प्रतिहार को क्या मिलती है? सफलता हाथ प्राप्त होती है। किसको मिलती है? प्रतिहार को, है ना। और प्रतिहार वंश के शुरुआत भी प्रतिहार, ठीक है, और इसको जो है सफलता भी किसको प्राप्त होती है? प्रतिहार को ही सफलता प्राप्त होती है। और आप हिस्ट्री में अच्छे से ये प्रश्न पढ़े होंगे। अगले प्रश्न में जल्दी से कवर करते हैं। अगला प्रश्न क्या है 163 का, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अमीर एक कोही नामक नवीन विभाग की जो स्थापना की, इसका जो खासकर किस उद्देश्य से ये किया था? तो आपके लिए प्रश्न है कि अमीर एक कोही और नामक जो है नवीन विभाग की स्थापना की, किस वजह से? व्यापार की वजह से, सैन्य की वजह से, सिंचाई या कृषि की वजह से? आपका देख रहे हैं कि आपका डी आ रहा है, किसका जवाब आ चुका है? जवाब आ चुका है राखी जी का जवाब आ चुका है। राखी ठाकुर नाम लिखे हैं और राखी ठाकुर जी का जवाब आया है, डी नंबर आ चुका है। उम्मीद है कि 163 का आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और 163 का यदि आप जवाब दें डी बिल्कुल ठीक है, 163 का डी है ना। तो 163 का डी जो है बिल्कुल सही है। कृषि, और कृषि के लिए देखने को मिलता है कि स्थापना का उद्देश्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस नाम से किया जाता है? अमीर ए कोही के। जिस पे बातचीत करने की आवश्यकता होगी उस पर बातचीत करेंगे। हाँ लगेगा कि इस पे बातचीत, नहीं तो सीधे तौर पर जो है यह एक आपके लिए जो है एमसीक्यू एक खेल की तरह है कि आप कितना बना पा रहे हैं। और थोड़ा सा आपका जो है खेलते हुए जो है कुछ प्रश्न भी तैयार हो जाए, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक और जवाब आ रहा है, किनका आ रहा है जवाब? समीर जी का जवाब आ रहा है कृषि, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब, है ना।
इसी तरह का जवाब देते हैं। थोड़ा सा यदि आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको प्रत्येक दिन जो है थोड़ा सा, कल जो है आपको 2 बजे से करवा रहे थे, लेकिन आज से जो है थोड़ा सूचित कर दें कि अब से जो है आपको प्रत्येक दिन जो है 5:15 से लेकर आपको 5:30 बजे के बीच जो है लगभग लाइव होने वाली है। तो इतना ही बजे लगभग याद रखेंगे कि 5:15 में जो है आपको लाइव होने वाली है अब से। क्योंकि थोड़ा सा जो है दोपहर का समय, आप लोग जो क्लास वाले बच्चे थे वो तो समझ में आ चुका होगा क्यों दोपहर का समय, क्योंकि दोपहर में जो है क्लास उसी समय जो है आ चुका है ऑफलाइन। इस वजह से जो है आपका जो बैच जो है कर दिया कि हाँ ऑनलाइन कितने बजे, 5:30 बजे। चलिए आ जाते हैं, देखने को मिलता है अगला प्रश्न। तेलुगु साहित्य के जो प्रसिद्ध आपको ग्रंथ देखने को मिलता है आमुक्त, आपको माल्यार्क की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। वैसे कुछ और प्रश्न यहाँ पे दिए थे लेकिन ये भी प्रश्न दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तेलुगु साहित्य आपको प्रसिद्ध ग्रंथ जो है आमुक्त माल्यार्क की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न का जवाब जो हो जाता है क्या बोलेंगे, 164 का जवाब आप लोग बोलेंगे। 164 का जवाब है ना, 164 का जवाब आप दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, और जवाब आप दे रहे हैं कौन, समीर भाई साहब जवाब दे रहे हैं ना, समीर करण है ना, अच्छा नाम है। चलिए समीर जी है ना, धीरे धीरे हवाएं है ना, ठंडी ठंडी हवाएं। चलिए आइए देखते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर सही है, अर्थात जो ये आंसर है कृष्ण देव राय, बिल्कुल आंसर सही जा रहा है। चलिए आप लोग इसी तरह से जवाब देते रहिएगा। थोड़ा सा और वीडियो को थोड़ा किसी और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सा जो है नया चैनल है और नए चैनल को जो है प्रमोट करने का कोशिश कीजिए। यदि आप किसी और दोस्त को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो ये आप भेज सकते हैं उनके पास। लेते हैं अगला प्रश्न। 165 का जवाब क्या है कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे इनका नाम क्या था, आध्यात्मिक गुरु का है ना। तो आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, दादाजी कोंडदेव नाम था, या रामदास था, या जीजाबाई था, या नीलकंठ थे। तो जीजाबाई तो इनकी माताजी थी है ना, ये तो नहीं होगा, ठीक है। रामदास और कोंडदेव में बताएंगे आप लोग किसका जवाब क्या आ रहा है। जवाब जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे। आपका प्रश्न का जवाब, आंसर का जवाब 164 पे है अभी। चलिए जल्दी से, हम 165 का जवाब आपका इंतजार कर रहे हैं कि 165 का जवाब आप क्या दे रहे हैं, है ना। अभी तक जवाब नहीं लिखे हैं, क्या हुआ। और आप लोग इधर उधर थोड़ा तो शेयर करिए। क्यों आज थोड़ा कम छात्र हैं, दोपहर में तो बहुत ज्यादा छात्र आ रहे थे, आज थोड़ा कम छात्र आ रहे हैं ना। रामदास बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। थोड़ा सा और तो थोड़ा सा दोस्तों को शेयर कीजिए, थोड़ा तो आप, चलिए कोई बात नहीं है ना, जब तक जुड़ेंगे। दोपहर को लड़का सब खाली, अभी बहुत सारे छात्र का जो है क्लास भी रहता है ना, इस वजह से जो है जुड़ नहीं पाते। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन समय तो अब इसी वक्त है। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे इनका नाम क्या था, इनका नाम सीधी सी बात है कि ये नाम था रामदास है ना। संरक्षक यदि बात करें कि जो ये जो दादाजी कोंडदेव थे ये क्या हुआ करते थे, ये संरक्षक थे इनके। और माताजी थी ये जीजाबाई, माताजी थी। और नीलकंठ ऐसा कोई नाम नहीं है। नीलकंठ जो है आपको किसका नाम कहा जाता है, तो भगवान शिव का जो है पर्यायवाची नाम कह सकते हैं कि भगवान शिव का एक और नाम जो है नीलकंठ के नाम से जाना जाता है ना। तो ये भगवान शिव का जो है आप जानते हैं ये नाम से जाना जाता है। जीजाबाई इनका माता और ये संरक्षक हुआ करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीनिंग पर रहा है ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग के जो कितने सदस्य जो है अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। प्रश्न अच्छा है। और आपको मद्य निषेध में जो आपको प्रश्न करवा रहे हैं ये सीधे पर जो है सेट का प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग प्रश्न अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न हो सकता है कि आपको, यदि आप किसी भी मार्केट में कोई जब एग्जाम का जो तैयारी कर रहे होंगे, सेट तैयार कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे उसमें मिलता जुलता आपको प्रश्न ये मिल जाएगा है ना। कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग के जो है कितने सदस्य जो है अंतरिम सरकार में जो है ये शामिल हुए थे। सभी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होगा। कितना कितना जल्दी से बताएंगे। आप जवाब दे रहे हैं, राखी ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं। टी नंबर, टी कहां से आ रहा है, टी क्या लिखे हैं, 1 लिखे, टी लिखे, क्या समझ में नहीं आया है। आपका टी लिखा हुआ आ रहा है, क्यों ऐसा क्या है। चलिए जवाब 5 लिखे हैं, चलिए इस बार सही लिखे, लगता है लिखने में आप गलत कर दिया है ना, कोई बात नहीं है। तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस बार जो जवाब बिल्कुल सही है इसका 5 नंबर है ना। 5 मतलब 5 नंबर नहीं, मतलब 5 सदस्य हुआ करते थे मुस्लिम लीग के। कौन कौन थे, हो सकता है कि आपको 1-2 नाम याद है, हो सकता है कि कुछ नाम याद ना हो, तो हम सभी के बारे में जल्दी से ले लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946 को गठित होती है। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एक नाम तो आप बार बार सुने होंगे, लियाकत अली, जो कि वित्त मंत्री इसमें शामिल थे, ठीक है। आपको एक नाम आपको देखने को मिल रहा है, क्या आई आपको चुंदरीगढ़ देखने को मिल रहा है, जो कि आपको वाणिज्य मंत्री थे, ये भी मुस्लिम लीग से थे।
उसके बाद आपको देखने को मिलता है अब्दुल रब निस्तार देखने को मिल रहा है, ये संचार मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलता है किससे, आपको मुस्लिम लीग के ये सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद गजनफर आपको अली खान देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री इनको दिया गया था, और ये भी क्या थे, ये भी मुस्लिम लीग से थे। वहीं पर आपको देखने को मिलता है जोगेंद्र आपको नाथ मंडल देखने को मिलते हैं, ये मुस्लिम लीग से लड़े थे और मुस्लिम लीग से शामिल थे, और ये जो है विधि मतलब कानून मंत्री, विधि कानून मंत्री जो थे जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इतना 5 नाम जो है आप याद रखेंगे, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन लेके आप याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा जो है ये किया गया था। जवाब आसान सा है, उम्मीद है कि सभी कोई जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुंदन जी का जवाब है 167 का वाट, क्या वाट 167 का। चलिए 167 का जवाब आप देंगे भाई साहब, ठीक है, दीजिए जवाब, है ना। समीर जी क्या लिखे हैं, लियाकत अली, चलिए बिल्कुल 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 सही 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 है ना, गजनफर अली, है ना। तो उम्मीद है कि आपको लिख भी दिए थे आप। समीर जी का जवाब भी अच्छा है, और क्या कहते हैं आप प्रश्न भेजे भी अच्छा है ना, प्रश्न नहीं मतलब कि जवाब अच्छा लिखे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये प्रश्न का जवाब भी आसान है, जब आप उतना नाम जानते हैं तो ये प्रश्न का भी जवाब आसान है। राखी जी का जवाब आ चुका है, बी नंबर बिल्कुल भी ठीक है। ये भी बता सकते हैं अहोम विद्रोह जो है यह किस क्षेत्र में हुआ था, हम आपके लिए एक प्रश्न दे देते हैं, किस क्षेत्र में कब हुआ था, है ना। किस, अरे क्या हो गया, आराम से लिख देते हैं ना, किस क्षेत्र में, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में, क्षेत्र नहीं लिखा हुआ है, अहम विद्रोह लिखा हुआ है कि नेतृत्व किसके द्वारा, किस क्षेत्र में, ये जवाब दे सकते हैं। और ये कब किया गया था, इसका ये जो विद्रोह है कब किया गया था। जवाब जल्दी से लिखने का प्रयास करेंगे कि ये आपके पास जो है 2 स्क्रीनिंग पर आपको देखने को मिल रहा है। अहोम विद्रोह जो है अभी तक आप गोमधर कुंवर, तो ये तो जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था और किस क्षेत्र में किया गया था, कब और किस क्षेत्र में, जवाब अभी तक आपका नहीं आया है, नहीं आया है, आप बताने का प्रयास करेंगे। राखी जी बिल्कुल सही है, सही है ना। चलिए यहाँ पर जो है आसाम, है ना, आसाम में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल 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 सही है, आसाम में, है ना, है ना। तो इसको हिंदी में असम लिखते हैं, ठीक है। और कब हुई थी ये जान रहे होंगे, 1828 में, है ना, सही लिखे हैं, 1828 में हुई थी, बिल्कुल सही है ना। तो ये आप याद रखेंगे। 1832, सॉरी थोड़ा सा जो है उसको सुधार करेंगे, 1828 में, 1828 में, है ना, 1828 में। तो 1828 में, है ना, गोमधर के द्वारा, ये बिल्कुल से गोमधर के द्वारा 1828 में असम के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। वहीं पर लेते हैं अगला प्रश्न, लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जो किस आपको समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का जो है प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। तो पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण का जो दौर आता है उसको जगाने का जो कार्य करता है, ऐसे कौन से समाज सेवी थे, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या राजा राम मोहन राय, या केशव चंद्र सेन। तो आपको कौन सा जवाब लग रहा है, उचित जो जवाब लग रहा है आप जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। 1828 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आपको समीर जी। और यहाँ पर आता है 168 नंबर में जवाब इसका ढूंढने का प्रयास करिएगा, निम्नलिखित में से जो किस समाज सेवी को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जो प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। क्या हुआ, गर्ल्स कैंडिडेट जो थी आज के क्लास में, सभी आज ऑन, सभी आप लोग बोलते, साउंड ठीक कीजिए सर, क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा देख, चले थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें, ठीक तो है भाई साहब, यहाँ पे तो आवाज ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस जगह आवाज है ना, इस जगह थोड़ा सा आवाज, चलिए ठीक है, अब तो आवाज ठीक होनी चाहिए, थोड़ा सा गूंजने लगा आवाज, है ना, चलिए ठीक है, उम्मीद है कि ठीक हो आ रही होगी आवाज, हम एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। चले आप लोग और बताएंगे, और आप लोगों के पास जवाब जो है ये क्या कहते हैं, इसका माइक का जवाब देंगे कि सही है या नहीं है ना। साउंड इससे भाई साहब इतना ही आवाजें जा सकती है, सनाइचर्स का माइक है नहीं, ये तो है दूसरे कंपनी का, ठीक है, सभी कंपनी पे भी डिपेंड होता है आवाज थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे हम, आपका कमेंट से ही समझ सकते हैं कि कमेंट से आपका ले लेंगे कि सही है या नहीं है ना, ठीक है आवाज, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, राखी जी का आवाज आप बोल रहे हैं कि ठीक है ना। चलिए आते हैं, देख लेते हैं। भारतीय, आपको देखने को मिलता है निम्नलिखित में से जो है किस समाज सेवी को जो है भारतीय पुनर्जागरण आ चुका है जवाब, आप राखी सी नंबर लिख रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो ये राजा राम मोहन राय आपको देखने को मिल रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है यह कह सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण का इनको प्रभात नक्षत्र के नाम से जाना जाता है, या भारतीय को जगाने का काम जो करते हैं राजा राम मोहन राय ही करते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में जो है प्रस्तुत किया गया था? कौन सी आपको योजना के आधार पर कह सकता है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर जो है भारतीय स्वतंत्रता, जो भारत को आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो किस स्वतंत्रता विधेयक पर ब्रिटिश संसद में, कहां पर बात कर रहे हैं कि ये ब्रिटिश संसद में जो प्रस्तुत किया गया था, कौन सा? वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, या क्रिप्स प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन योजना? आसान सा जवाब है। आप लोग का आवाज जवाब बिल्कुल सही सही आ रहा है। अरे कैबिनेट मिशन नहीं होगा। समीर जी थोड़ा सा कुंदन जी डी नंबर। आप यदि दे रहे हैं जवाब 169 का जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। तो कैबिनेट मिशन तो 1946 में आता है भाई साहब, 1946 में कैबिनेट मिशन नहीं होगा, है ना? 1946 में ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब आपके पास बचा 3 ऑप्शन, और 3 ऑप्शन ए शायद ए भी नहीं होगा। चलिए, जब तक जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह का। अब आपके पास मात्र बचा है 2 ऑप्शन, है ना? माउंटबेटन योजना, आप समीर जी जवाब दे रहे हैं माउंटबेटन। अब तो आप जवाब अब 2 में से एक तो छांट ही लीजिएगा, है ना? तो 3 जून 1947 को, है ना? अब आते हैं, हम डायरेक्ट आपका जवाब ले लेते हैं। ये जो आपको माउंटबेटन योजना देखने को मिलता है 3 जून 1947 को देखने को मिलता है। ये ब्रिटिश आप 3 जून 1947 को, ठीक है, ये प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर? ये आपको स्वतंत्रता विधेयक जो है ब्रिटिश संसद में जो है क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। आपको 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया जाता है। हम लोग को आजादी मिलती है 15 अगस्त, ये तो बात आपको जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलती है। यदि एक यहां से एक फैक्ट और पूछा जा सकता है आपको कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है आपको ये पास हो जाती है आपको कब? ये 4 जुलाई 1947 को, है ना? इसको जो पास कर दिया जाता है 4 जुलाई 1947 को, थोड़ा सा है 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया जाता है, 4 जुलाई 1947 को। उसके बाद जो है 15 अगस्त को हम लोग को क्या मिलता है, ये आप तो जान ही रहे हैं, इसको तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि बात करें यहाँ पर वेवेल योजना जो कब आती है तो 1945 में, तो 1945 में वेवेल योजना आता है। और वेवेल योजना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, उसके बाद बनाने का कोई जल्दी नहीं है, आराम से, है ना, आराम से बनाएंगे। फिर भी होगा राखी जी। चलिए देख लें फिर। चलिए यहाँ तो आपका जवाब आपको आ चुका होगा, फिर भी होगा तो समझ चुके होंगे माउंटबेटन में। आइए आप स्क्रीनिंग पर हम आपको रखते हैं प्रश्न, और यहाँ पर जो ये जवाब ढूंढने का 170 नंबर के प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करिए। इसका सही जवाब कूट है, और इस बार जो आप देख रहे हो कि बिहार दरोगा में जो कूट आपको अच्छा खासा पूछा गया है, इसी वजह से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जो आने वाला मध्य निषेध का एग्जाम है उसमें कूट आपको बहुत सारा पूछेगा, और कूट का कुछ प्रश्न आपको कूट देते रहेंगे, जिससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपका अच्छा होता रहेगा। 170 का आपका बी दे रहे हैं, 170 का आप जवाब दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, ए का आप 4 दे रहे हैं, है ना। डायोनिसस कहां, बिंदुसार के डायमेकस कब आया है ना, ये जवाब थोड़ा सा और ढूंढने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा और मिलाने का प्रयास करिएगा, है ना, ठीक है। आप जो है बी नंबर यदि दे रहे हैं तो आप डायोनिसिस को बोल रहे हैं कि बिंदुसार के दरबार में आया था, है ना। तो डायमेकस कब आया था, तो डायमेकस आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, जो आप पहले जानते हैं पहले उसको बनाने का प्रयास करेंगे। 170 का बी, 170 का बी, तो 170 का जो है बी तो नहीं होगा भाई साहब, है ना। समीर जी का जवाब है, राखी जी का जवाब है ना। चलिए राखी जी थोड़ा सा कुंदन जी का जवाब है ए नंबर, है ना। कुंदन जी जवाब दे रहे हैं ए नंबर। चलिए अब आते हैं सभी पर बातचीत कर लेते हैं। आइए, कोई बात नहीं है, जिनका सही है उनका भी स्वागत है, जिनका सही नहीं है कोई बात नहीं है। हम लोग जो है, जो नहीं होगा सही तो क्या दिक्कत है, उसको हम सुधार करेंगे, है ना। सबसे पहले अब जो जानते हैं पहले उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं कि एक ही तरफ से जब भी सूची आपको मिलान करने वाला हो, है ना, कि कौन सी विदेशी यात्री किसके समय में आया है, सबसे पहले वही होता है कि जो आपको जानकारी है पहले वो बनाइए। और सभी को ह्वेनसांग के बारे में तो जरूर जानकारी है ना। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, ह्वेनसांग आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहां से बनाते भी चलेंगे। सी का हम लोग ढूंढेंगे कि एक और सी का एक को किसमें देखने को मिल रहा है। सी का एक आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है, सी का एक आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है ना। सी का एक ही ना जा रहा है, सी का एक जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, सी का एक जा रहा है। और सी का आपको ये मतलब कि आपको सी और डी तो नहीं होगा, आप पढ़ेंगे ही नहीं सी और डी पर, हम आप पढ़ेंगे दो ही पर प्रश्न पर, देखेंगे कि ये दो में कैसे इसका बनाने का आपका समय बचत होगा इस तरह से। सी एक बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं कि फैयान जो है, इसके बारे में भी आप जानकारी है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है, अर्थात डी का क्या हो रहा है, डी का 2 हो रहा है, डी का 2 हो रहा है। अभी भी मेरा आंसर नहीं निकला है कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आपको
डायोनिसस और डायमेकस है ना। यदि बात करें कि आपको जो डायोनिसस आता है, तो डायोनिसस किसके समय में आता है? तो डायोनिसस आता है अशोक के समय में। किस समय में आता है? अशोक के समय में आता है। एक का क्या हो रहा है? एक का 3 हो रहा है, और एक का केवल 3 यहां पर देखने को मिल रहा है, जबकि यहां पर 4 देखने को मिल रहा है, अर्थात ये भी नहीं होगा। तो आंसर मेरा बन गया ये, और अब बच गया बी। तो डायमेकस किसके समय में? तो डायमेकस जो है आपको बिंदुसार के समय में आता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बनाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न को हम हटाते हैं, चलते हैं आगे। राखी जी कंफर्म ए होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इस तरह से बनाइएगा। इस तरह से बनाने का तरीका सही होता है। इस तरह से क्या होगा कि आपका समय, यदि 2 छांट दिए तो केवल बचा 2 ही ना, और 2 में से तब मान के चल के अब देखेंगे कि अब कौन कौन बन रहा है मेरा। लेते हैं अगला, लेते हैं प्रश्न, और अगला प्रश्न का जवाब क्या है उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। और आसान सा प्रश्न है, और इसका जवाब जो है सभी को आता होगा। और विटामिन ई का बात कर रहा है कि विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम आप लोग भी बता सकते हैं कि रेटिनॉल है, या कैल्सीफेरॉल है, या एस्कॉर्बिक एसिड है, या टोकोफेरॉल है। यदि बात करें रेटिनॉल का, तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का, यदि बात करें कि विटामिन ए का आपको रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होती है ना। ये तो आप जानते हैं कि रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। यदि बात करें आपको किसका है? आपको कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद करें कि एस्कॉर्बिक एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका देखने को मिलता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड आपको देखने को मिलता है सी का देखने को मिलता है। और बच गया आपके पास ई का, तो ई का आपको कौन सा होगा? टेकोफेरॉल होगा ना, टेकोफेरॉल। तो टेकोफेरॉल आपका आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या? 171 का आप लोगों का जवाब आ चुका। ए कौन जवाब दिए भाई साहब? ए 171 का डी, बिल्कुल बिल्कुल 171 का जो है डी, राखी जी का जवाब है 171 का डी, आंसर बिल्कुल सही है ना। चले आगे 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 बनाइएगा। क्या हुआ, आप लोग क्यों नहीं लाइव हो रहे हैं ना? आप लोगों के पास तो आज तो शेयर कर दिए थे, उसके बावजूद भी आप लोग लाइव नहीं हैं आज, है ना। कुंदन जी मैसेज को क्या किए? डिलीट कर दिए, फिर से लिखकर बनाएंगे, है ना। आज क्लास वाले छात्र से जो है नहीं है, तो हम कल पूछेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। यदि आपका जवाब नहीं आ रहा है क्लास वाले छात्र का, और छात्र का जवाब, जो भी छात्र छात्राएं जो भी है ना, यदि जवाब नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा जो है चिंता करने की बात है ना, कि इसका मतलब है आप लोग यहाँ से क्लास से गए, आप लोग को वही तो बोले कि सोना नहीं है ना, सो जाएंगे तब तो दिक्कत है, ठीक है, सोना नहीं है, ठीक है, लगातार लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष, पार्सेक, या किलोमीटर, या मीटर कहा जाता है। तो देखेंगे ये प्रश्न, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ा है। 100 चले, और ये छूट गया, चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब दिए नहीं। चलिए यहाँ पर आते हैं 173 का प्रश्न। 172 बताए थे ना, बातचीत करने में आगे बढ़ा दिया। हाँ 172 तो बता चुके हैं। आते हैं 173 पर, और 173 का जो आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन बकरी, देखिए बकरी, गाय भैंस बकरी के बारे में पूछने लगा है ना। बकरी जो है ये नस्ल पूछा है कि बकरी की नस्ल नहीं है। आप देखिए बकरी की नस्ल के बारे में भी आपको जाए, अब तो कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा, जिस टीचर के पास पढ़े होंगे या कहीं पर पढ़े होंगे, है ना, कोई नहीं पढ़ाया होगा। और ये सब प्रश्न अब कहां से आपको होगा क्लियर? तो ये सब प्रश्न आपको क्लियर होगा ये सेट में, इस तरह का प्रश्न आपको दे देता है। 174 का चलिए 174 का जवाब, चलिए 174 स्क्रीनिंग पर आ चुका था। अभी जो है पहले 173 का जवाब आप ढूंढने का प्रयास करिए, 173 का जवाब क्या होगा, है ना। 173 का जल्दी से ढूंढने का प्रयास करिए, 173 का क्या है, ठीक है। अभी तक तो आपका जवाब नहीं आया। राखी जी जल्दी से जल्दी, जल्दी से कुंदन जी जल्दी से, ठीक है। और कल वाले तो छात्र सब गायब हो चुके हैं ना, दोपहर के तो बहुत ज्यादा लाइव थे, आज जो है थोड़ा सा कम लाइव हो रहे हैं। डोंट नो, अरे क्यों क्यों, कुछ तो जवाब देखिए, कुछ तो जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आपका माइनस मार्किंग नहीं है ना, माइनस मार्किंग नहीं, तो आप कुछ तो जवाब दे सकते हैं। ब्लैक बंगाल, या आप बीटल दे सकते हैं, या जमुना पारी दे सकते हैं, या गुरेज दे सकते हैं, है ना, कुछ तो जवाब दे सकते हैं कि ये कौन सी है। चलिए सभी के बारे में हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। आपको बीटल, चलिए बीटल जो देखने को मिलता है, ये सभी जो आपको देखने को मिलता है, ये दूध देने वाली बकरी है ना, तो दूध देने वाली आपको जो देखने को मिलता है, आपको कह सकते हैं कि अच्छा पंजाब के क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है ना। पंजाब के क्षेत्र में देखेंगे जो बीटल जो है आपको कहां पर, तो ये पंजाब के क्षेत्र में, और दूध, ये दूध देने वाली बकरी है ना, दूध देने वाली है ना। देखते हैं जब हो जाता है कौन सी बीमारी, डेंगू हो जाता है, तो बकरी का दूध खोजते हैं कि दूध देने वाली बकरी, ठीक है। तो दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो ये दूध देने वाली बकरी है कौन सी, बीटल, जो कि कहां पर पाई जाती है, पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती है। ब्लैक बंगाल, नाम में ही बंगाल लगा हुआ है, क्या नाम में लगा हुआ है,
तो आपको ब्लैक बंगाल लगा हुआ है, और जब ब्लैक बंगाल लगा हुआ है तो सीधी सी बात है कि ये जो है ब्लैक बंगाल कहां पर, तो ये आपको बंगाल में, और ये जो बंगाल में जो है, बंगाल में आप जानते होंगे कि मांस सब जो है ज्यादा, मांस मछली, देखे ना बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जो सांसद सब है मछली खाने कहां पहुंच गए। तो ये जो ब्लैक बंगाल है ये मांस के लिए, मतलब खस्सी का जो मीट कहते हैं ना, खस्सी का मीट लाना है, ठीक है। तो ये ब्लैक बंगाल का जो मीट होता है ये इसके लिए ये जाना जाता है। ब्लैक बंगाल कहां पर, तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यदि बात करें कि जमुना पारी, क्या लिख रहे हैं, 171 का नहीं पता है, 171 का नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आइए बता बता यहाँ पर जो है सब पर बात कर लेते हैं। जमुनापरी जो है ये जो आपको सभी क्षेत्रों में जो देखने को मिलता है, छोटा छोटा जो, मतलब छोटा बकरी तो बकरी साइज का ही होगा, मतलब सबसे ज्यादा ये सब प्रसिद्ध बहुत ज्यादा है। प्रसिद्धि की यदि बात करें, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसको प्राप्त हुआ है, ये जमुनापारी को है ना। जमुनापारी प्रसिद्धि है, सभी जगह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी बकरी की आपको नस्ल देखने को मिलता है, ये भी बकरी की नस्ल है, ब्लैक बंगाल भी बकरी का नस्ल है। जबकि जो ये जो गुरेज देखने को मिलता है ये किसी प्रकार का कोई बकरी का नस्ल नहीं है ना। तो गुरेज जो है आपको किसी प्रकार का बकरी का नस्ल नहीं है। तो आप आंसर आपका देगा कौन सा जवाब हो जाएगा, ये डी नंबर जवाब हो जाएगा। समझ चुके होंगे कि निम्नलिखित में से यदि पूछेगा कि बकरी का नस्ल नहीं है, पूछ रहा है कि बकरी का नस्ल नहीं है, ये तीनों जो है, चलिए जब जवाब नहीं है तो इस पर हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं अच्छे से। तो ये बीटल जो है कहां पर, अच्छे से एक बार बोलेंगे कि पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती है, और ये जो किस लिए फेमस है, ये दूध देने वाली बकरी है ना, तो ज्यादा दूध देती है ये, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें ब्लैक बंगाल, तो बंगाल के क्षेत्र में पाया जाएगा, नाम में ही बंगाल लगा हुआ है। उसके बाद जो है ये किस लिए फेमस है, तो ये मांस के लिए फेमस है। और जमुनापरी जो है, ये जमुनापरी आपको जो है पालन करने के लिए है ना, और पालतू जो बनाया जाता है इसको, खास करके जो पालन किया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध है इसमें, उसको दोनों में सभी में लेके जाता है, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है। गुरेज जो है ये किसी प्रकार का नहीं है, तो आंसर इसी वजह से बन जाता है डी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे जवाब, और चलते हैं अगला। और अगला जो आंसर है बिल्कुल आसान सा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, और जवाब अच्छे से पढ़िएगा, प्रकाश वर्ष, पारसेक, किलोमीटर या मीटर। 174 का जवाब, 174 का जवाब दे चुके हैं, कुंदन जी दे चुके हैं, पारसेक जवाब दे चुके हैं। आप लोग को और क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि प्रकाश वर्ष या पारसेक ही सही है, या लग रहा है कि किलोमीटर, या आपको मीटर क्या लग रहा है। मीटर तो आपको पता है कि मीटर जो है क्या चीज का है, लंबाई का एक ऐसा मात्र होता है। लॉक कर दिया जाए कुंदन जी, 174 मतलब बी है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी, आपको जो खगोल की सबसे बड़ी देखने को मिलता है, दूर प्रकाश वर्ष भी दूरी की है, लेकिन जो है खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, खगोलीय दूरी की यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी पूछ रहा है, ठीक है। ये भी जो आपको मीटर जो है, हम लोग को जो आप मापते हैं, आपको रोड सब जो मापते हैं तो ये किलोमीटर में मापा जाता है, ये सब छोटा छोटा मीटर है, मतलब दूरी का मात्रक है। जबकि आपको पारसेक जो है, आपको खगोलीय दूरी की जो है सबसे बड़ी मात्रक कौन सा है, तो ये आपको देखने को मिलता है पारसेक। आपको देखने, इकाई कह सकते हैं, मात्रक नहीं कह सकते हम, इकाई कह सकते हैं। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, आपको पारसेक देखने को मिलता है। आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। और अगला प्रश्न जो है, जब ध्वनि एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, ध्वनि क्या कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो किस पर जो है कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, चाल पर, आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, या आपको बी सी दोनों पर देखने को मिला है। तो जब भी यदि बात करें कि ध्वनि की बात करें, ठीक है, कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, पहले आप लोग जवाब देंगे है ना। आप लोग का जवाब जो है, हम दोनों तरफ देखते हैं, दोनों तरफ स्क्रीनिंग है, किसी तरफ अभी तक जवाब नहीं आया है। आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। 175 का कोई तो जवाब दें, ठीक है, हम प्रयास देखते हैं। 175 का ए, 175 का ए। चाल, अरे चाल तो प्रभावित हो जाती है ना, जब क्या कहते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो चाल तो बिल्कुल आपको सघन से विरल में जाती है, तो चाल तो बिल्कुल बदल जाती है ना। चाल का तो छोड़ ही दीजिए, है ना, ये तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, ठीक है। आप दिक्कत हो सकता है तरंग दैर्घ्य में, हो सकता है आपको आवृत्ति में, तो क्या प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आवृत्ति पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आंसर इसका क्या देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर जो आपको देखने को मिल रहा है बी देखने को मिल रहा है। 175 का जो आपको जवाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बी जवाब देखने को। 175 का आप दे रहे हैं कुंदन जी, ए जवाब दे रहे हैं, 175 का बी आपको देखने को मिलेगा। जवाब क्या हो जाएगा, बी देखने को मिलेगा, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से जो है कौन दूरदृष्टि का जो है, आपको दूरदृष्टि का कारण नहीं है, लिखेंगे जवाब जल्दी से लिखने का प्रयास करेंगे। दूरदृष्टि का कारण कौन सा नहीं है, जवाब ढूंढेंगे, बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जवाब क्या है। और आप लोग का कमेंट रुक रहा है ना, क्यों कमेंट आप लोग जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं।
प्रश्न हार्ड आ रहा है? आप लोग ये बताएंगे कि थोड़ा सा प्रश्न क्या आसान आसान दे। अब ये सेट का प्रश्न है बाबू, है ना? ये देख रहे होंगे कि आप सेट का प्रश्न है, और जो भी आपको सुबह में आप सेट कर देते होंगे मध्य निषेध का, है ना? और तो मध्य निषेध का ये सेट आपके लिए तैयार किया, आपको सिर्फ पीपीटी फॉर्म में दे दिए हैं। यदि बात करें इसका, यदि ऑफलाइन वाले बच्चे को जो है इस तरह का जो है पेपर तैयार करके दिया जाता है ना, और ये पेपर जो है सीधे तौर पर जो है आपको मिलता है, और इसी पेपर से जो है कुछ प्रश्न जो है आपको लोगों को जो है प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आप सीरीज बाय सीरीज आप देख सकते हैं। पूरा प्रश्न नहीं करवा सकते हैं, पूरा प्रश्न इस वजह से नहीं करवा सकते हैं कि समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि सभी आपको प्रश्न जो तैयार करवाते हैं तो आपको सेट का ही प्रश्न करवा रहे हैं, है ना? तो अच्छे से आप याद रखिएगा, और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण सभी प्रश्न होती है। चलिए आते हैं, बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से, और आपको आने वाले दिनों में सीधे यही प्रश्न हो सकता है कि आपको यदि सेट लगातार देंगे तो आपको 70 प्लस तो आ ही जाएगा, है ना? तो 70 प्लस हम लाने का, आप यदि लगातार रहेंगे तो 70 प्लस आपको आ जाएगा। निम्नलिखित में से जो कौन आपको दूरदृष्टि का जो है कारण नहीं है, तो दूरदृष्टि का कारण यदि बात करें कि दूरदृष्टि का कारण कौन सा नहीं है, लेंस की गोलाई का कम होना, है ना? पूछ रहा है कारण नहीं, पूछ रहा है कि कारण नहीं है, तो ये आपको देखने को होता है आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाना। तो दूरदृष्टि का जो है आंख की सामंजस्य क्षमता जो है नहीं घटती है, तो ये आपको जो कारण क्या देखने को मिल रहा है, ये कारण नहीं है ना। सामंजस्य में कोई लेना देना नहीं है ना, तो सामंजस्य जो है, सामंजस्य इसका कोई लेना था। आंसर इसका सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है क्या, तो आंसर आपको देखने को मिल रहा है बी नंबर आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चले आगे, चलिए सही है। आप लोगों का देखते हैं जवाब। उसके बाद जो है संध्या कुमारी जी, है ना? संध्या कुमारी, चलिए सी सी आप जवाब नंबर लिखेंगे। आप तो आज पहली बार जुड़े हैं तो स्वागत है आपका, है ना? पहली बार आपका नाम आया है तो स्वागत है। आइए हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? यदि आप जुड़े हैं तो प्रत्येक दिन जो है जुड़ने का प्रयास करेंगे। कितने बजे? शाम में जो है 5:15 से 5 के आसपास में जो है आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप ये मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर का जवाब 176 का, और नंबर के साथ आप जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना? यदि संध्या जी मेरी बात सुन रहे हैं तो आप नंबर के साथ जवाब देंगे। बी से पता नहीं चलेगा कि किस प्रश्न का आप जवाब देना है ना। तो इससे थोड़ा सा होगा कि आप जो भी जवाब देंगे तो आप लिखेंगे नंबर, और नंबर के साथ हो सकता है कि 178, 172, 70 जो लगे उसका आप जवाब जल्दी से ABCD जो आपको लगता है वो लिख के आप भेजेंगे, ठीक है? यहां पर ले लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए है कौन सा? तो अगला प्रश्न है कि डायोड वाल्व में जो है प्रयुक्त तंतु जो देखने को मिलता है जो किस धातु का होता है? डायोड आप देखे होंगे, और डायोड में जो आपको देखने होता है, आपको जो धातु जो प्रयोग किया जाता है, जो छोटी छोटी आपको जो धातु देखने को मिलता है तंतु टाइप का, वो किसका होता है? किस किस धातु का ये बना होता है? टंगस्टन का होता है, या तांबा का होता है, या नाइक्रोम का होता है, या एल्यूमिनियम का होता है? तो आप बताएंगे कि तंतु जो आपको देखने को मिल रहा है किसका होता है? आंसर अभी तक आपका आया नहीं है। 177 का जवाब हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना? चलिए अभी तक आप लोग मैसेज नहीं कर, मैसेज करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी आप जवाब देंगे तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। डायोड बॉल में जो है प्रयुक्त तंतु आपको देखने को होता है किसका? तो ये टंगस्टन का होता है। किसका होता है? ये टंगस्टन का होता है। तांबा विद्युत का तो अच्छा सुचालक तो है, बिल्कुल है, लेकिन ये क्या होता है? गल जाता है बहुत जल्दी से, ठीक है? नाइक्रोम का यदि बात करें कि नाइक्रोम का तार जो है हीटर में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है? हीटर यदि देखेंगे तो, और इसका प्रयोग ये तार बनाने के लिए जो है, और बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा टंगस्टन देखने को मिलता है ना। डायोड का बॉल में जो प्रयुक्त तंतु होते हैं वो किसके होते हैं? ये टंगस्टन के होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नॉन स्टिक आपको बर्तनों जो है अंदरूनी भागों पर जो आप देखे होंगे, नॉन स्टिक आप बर्तन देखे होंगे, उसके अंदरूनी भागों पर जो है किसकी आपको परत चढ़ी होती है? नियोप्रीन की, या टेफ्लॉन का, या आपको थाइकॉल का, या आपको बैकेलाइट का? तो ये ध्यान रखेंगे नॉन स्टिक। और बहुत सारे छात्रों का जो है ये प्रश्न गलत हुआ था। गलत होने का कारण हम बताएंगे क्यों हुआ था गलत, है ना? जो सुबह में यदि जवाब देंगे 177 का, तो चलिए 177 पर तो हम पार कर चुके हैं। अब आएंगे 178 का जवाब आप देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आप लोगों का जवाब क्या हो रहा है। 178 का जवाब। वैसे प्रश्न आसान सा प्रश्न है ना, यदि देखेंगे प्रश्न तो आसान प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे छात्रों का यदि गलत जवाब हुआ तो क्यों जवाब गलत हुआ था उसका कारण बताते हैं, है ना? 178 का आप देख रहे हैं, बी दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, और नाम आपका आ रहा है राखी जी, नाम आ रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है, हम देख लेते हैं। और संध्या जी का जवाब दे रहे हैं, आप ए नंबर दे रहे हैं जवाब, न्योप्रीन जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा सुधार, चलिए सुधार तो करेंगे ही, है ना? चलिए आप कुंदन जी लाइव क्या हुआ, कैब हो गए? चलिए
आइए हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्या कहते हैं, जो नॉन स्टिक बर्तन होती है उस पर जो आपको देखने को मिलता है, जो अंदरूनी जो आपको जो भागों पर जो है ये लेप चढ़ी होती है, ये टेफ्लॉन। बिल्कुल सही है ना। जवाब क्या हो जाता है, ये टेफ्लॉन का होता है। और टेफ्लॉन का जो आपको परत, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ये बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का नहीं प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप जानते होंगे टेफ्लॉन क्या होती है, गर्मी आपको प्रतिरोधी होती है ना। ये क्या होती है, गर्मी प्रतिरोधी। इधर से लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, गर्मी प्रतिरोधी होती है ना। तो ये जो होती है क्या है, अंदरूनी भागों पर है। अंदरूनी भागों पर इस वजह से प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या होती है, गर्मी का प्रतिरोधी होती है, और इसी वजह से जो है इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है ना। और आप एक जवाब आया था नियोप्रीन, है ना। तो नियोप्रीन क्या है, तो नियोप्रीन कृत्रिम रबर है, ठीक है। यदि जवाब आप लोग लिखे हैं तो इसका जवाब के बारे में बता देते हैं, ये कृत्रिम रबर है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और टेफ्लॉन और बेकेलाइट सब का प्रयोग देखते होंगे, जो स्विच सब होता है, उसके बाद जो आप हैंडल सब देखते होंगे, कुकर सब के हैंडल सब पर इसका बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों पर इसका बेकेलाइट का प्रयोग होता है, लेकिन वो किसमें होती है, ये जो नॉर्मल बर्तन होता है इस सब पर होता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि यूरिया नामक जो है उर्वरक आपको देखने को मिलता है, नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है मात्रा कितनी होती है, किसमें, यूरिया नामक आपको उर्वरक में जो है नाइट्रोजन की मात्रा, यदि बात करें कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, कितना 46% पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगला जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। तो और सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे कि सुमेलित नहीं है तो कौन सा धातु एक तरफ से दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है कौन सा, आपको अयस्क दिया हुआ है। और सोडियम क्या चीनी साल्टपीटर बोलते हैं, या पोटेशियम को आपको नाइट्रेट बोलते हैं, या कोबाल्ट को आपको क्रोमाइट बोलते हैं, या टिन को आपको कैल्सिटेराइट बोलते हैं, किसका आईएस कौन सा है, तो सोडियम आपको देखने को मिलता है। तो सोडियम का चीनी साल्टपीटर आपको बिल्कुल सही है, सोडियम का चीनी साल्टपीटर बोलते हैं। पोटेशियम का यदि बात करें, ये आपको नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करें कि आपको कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का जो आपको क्रोमाइट जो लिखा हुआ है, तो क्रोमाइट ये नहीं होता है ना। उसके बाद बात करें कि आपको टीन, तो टीन आपके लिए लिखा हुआ है कैल्सिटेराइट लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका देखने को मिल रहा है कौन सा, तो कोबाल्ट का जो है आपको, यदि बात करें कि ये क्रोमामाइट नहीं होती है, यदि बात करें कि क्रोमामाइट, आंसर दे रहे हैं आपको 180 का क्या जवाब दे रहे हैं, 180 का सी जवाब दे रहे हैं। और जवाब दे रहे हैं कौन, राखी जी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही जवाब दे रहे हैं आपको, है ना। और इसका बात करें कि इसका मिलता जुलता नाम देखने को मिलेगा, इसका अयस्क जो मिलता जुलता है, इसका कोबाल्टाइट होती है, क्या होती है, कोबाल्टाइट होती है, कोबाल्टाइट, है ना, कोबाल्टाइट होती है। इसके अयस्क का नाम से मिलता जुलता कोबाल्टाइट होती है, जब क्रोमाइट इसकी अयस्क का नाम नहीं होता है ना। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही है ना। जो साथ साथ है तो बिल्कुल अच्छी बात है, और जो साथ नहीं है बाद में देखेंगे, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जवाब तब कैसे आप कर लेंगे, है ना। यहां पर देखते हैं तो आप 181 प्रश्न देखते हैं, तो 181 प्रश्न जो है मतदान के समय जो है उंगलियों पर जो है निशान जो लगाते हैं, देखते होंगे कि उंगली पर एक निशान छोड़ दिया जाता है जब आप मतदान किए होंगे, तो वहां पर जो वो स्याही होती है उसमें किस रसायन का जो है प्रयोग किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है, किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो 181 प्रश्न का जवाब देंगे सिल्वर आपको आयोडाइड, या सिल्वर नाइट्रेट, या सीसा, या जिंक आपको नाइट्रेट। ये चार में से जो है किसी एक का प्रयोग होता है, आपको बताना है कि चार में से किसका प्रयोग होता है। जब मतदान हम लोग करते हैं तो मतदान में आप देखेंगे कि आपको एक ब्लैक कलर का जो है आपको एक इंक प्रयोग कर दिया जाता है, और इंक का प्रयोग जो किया जाता है उसका नाम बताएंगे क्या होता है ना। तो यहां पर जो आपको देखने को मिलता है, इसका आंसर आप लोग अभी तक जवाब नहीं दे। 181 का डी या बी, राखी का आंसर है या तो डी या तो बी, है ना। डी और बी कहां पर आते हैं, डी और बी पर आते हैं ना, डी या बी। चलिए, तो दो आप ऑप्शन कर रहे हैं कि दो ऑप्शन में से क्या होगा, डी और बी में से आप छांट दिए, क्या ए छांट दिए और सी छांट दिए। चलिए कोई बात नहीं, ए और आप ए छांट दिए, सी छांट दिए, तो आ जाते हैं आप। और कोई छात्र तो जवाब दे नहीं रहे हैं, बी बी बी, और संध्या कुमारी का जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, संध्या ही। चलिए संध्या कुमारी है ना, बिल्कुल 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 ठीक है, जवाब बिल्कुल दिया है आपको। रंजीत जी है, क्या है, रजनीश जी, सॉरी रजनीश जी, है ना। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन आ रहा है छोटे छोटे, चलिए आते हैं, रजनीश जी, है ना, रजनीश जी। अब अभी आप पहली बार आपका नाम आया है मेरे स्क्रीनिंग पर, ठीक है, तो स्वागत है आपका। आइए साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे, और प्रत्येक दिन जुड़ने का प्रयास करिएगा। यदि आप आते हैं मेरे लाइव क्लास में तो बिल्कुल आपका नाम भी लेंगे। यहाँ पर जो है बिल्कुल आंसर जो है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 होती है ना, AgNO3, है ना, AgNO3।
AgNO3 आपको देखने को मिलता है सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रयोग किया जाता है जब मतदान आप किए होंगे तो वहां पर जो है प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग किया जाता है ये इंक का और इस AgNO3 का, है ना। और सिल्वर आपको आयोडाइड आपको देखने को आयोडाइड देखने को मिलता है। इसका यदि बात करें सिल्वर आयोडाइड, और ये जो प्रयोग किया जाता है ये कब, ये कृत्रिम वर्षा में, है ना। कृत्रिम वर्षा का जब का प्रयोग करना होता है तो कृत्रिम वर्षा में जो प्रयोग किया जाता है सिल्वर आपको किसका, तो सिल्वर आपको आयोडाइड का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ता है, तो ये आपको सिल्वर आयोडाइड। तो आंसर ही समझ चुके होंगे। सीसा भी धातु है, सीसा आप देखते हो कि सीसा जो है, सीसा के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीसा जो है, आप सीसा और कांच अलग होता है। जो सीसा आप चेहरा देखते हैं वो सीसा नहीं है, वो क्या है, कांच है, ठीक है। वो अतिशीतल द्रव है, ठीक है। जबकि अब सीसा की बात करें तो सीसा हो सकता है कि आप देखे भी ना हो, है ना। सुनते हो कि सीसा तो रोज देखते हैं लेकिन सीसा देखे भी ना हो, ठीक है। सीसा ये जो है धातु है, ये सीसा, ठीक है। और ये सीसा जो है एक समय ऐसा सुने होंगे, यदि आप थोड़ा सा, बहुत आप छोटे होंगे तब तो नहीं बता सकते हैं, यदि थोड़ा सा यदि आप 25 के यदि आसपास को होंगे तब तो आप जानते होंगे, एक समय ऐसा हुआ था कि मैगी को बैन कर दिया गया था। और मैगी को जो बैन किया गया था किस वजह से, उसमें जो है पीस कर को जो है सीसा मिलाया जाता था, और सीसा जो है स्वाद को क्या कर दे रहा था, बढ़ा दे रहा था। तो मैगी को बैन किया था वही सीसा की वजह से, है ना। तो सीसा जो है ये धातु है, क्या है, ये धातु है, ठीक है। जो आप घरों में जो प्रयोग करते हैं, ग्लास का जो प्रयोग करते हैं वो कांच है, और कांच और सीसा दोनों अलग अलग वस्तु होते हैं, ठीक है। कांच जो है वो क्या है, धातु नहीं है, जबकि सीसा एक धातु है। अगला प्रश्न है, यदि जानकारी उसमें आपको असुविधा होती है तो आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में आएंगे पूछ लेंगे कल, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर 182 नंबर में, जो है निम्नलिखित में से जो कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो है उदाहरण नहीं है, है ना। हमको लगा कि कृत्रिम वर्षा दे दिया है, अगले पर पढ़े। चलिए यहाँ पर क्या है, कृत्रिम आपको दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो है कौन सा पूछ रहा है कि इसका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो है उदाहरण, और कृत्रिम पूछ रहा है, उदाहरण है ना। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, उदाहरण पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, उदाहरण है पूछ रहा है ना। तो उदाहरण है तो ये देखेंगे कि दो प्रकार से होता है, एक तो होता है कृत्रिम होता है और एक होता है प्राकृतिक होता है, ठीक है। कृत्रिम और प्राकृतिक ये तो आपको समझ में आता होगा कि कृत्रिम किसको बोलते हैं, प्राकृतिक किसको बोलते हैं। प्राकृतिक बोलते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया है ना, भगवान नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे प्रकृति बोलेंगे, ठीक है। मेरे लिए प्रकृति है क्योंकि हम, मेरे लिए विषय है, तो यहाँ पर कृत्रिम प्राकृतिक ये समझ में आ रहा होगा। दो शब्द आता है, ठीक है। एक तो आपके लिए कृत्रिम दिया हुआ है, और दूसरा जो शब्द हम लिखते हैं इधर लिख देते हैं आपको प्राकृतिक होती है। और दोनों शब्दों में अंतर क्या है, प्राकृतिक जो है प्रकृति से मिलता जुलता देखने को मिल रहा है ना। प्रकृति से, प्रकृति, हाँ ठीक है, प्रकृति से। और प्रकृति मतलब कि जो अपने धीरे धीरे जो है एवोल्यूशन से जो आगे बढ़ी है जीवन में, ठीक है। प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई है प्रकृति, मतलब इसमें किसी मानव का कोई हस्तक्षेप, मानव के द्वारा कोई तैयार नहीं किया गया। जबकि कृत्रिम मतलब हम लोग बनाए हैं, है ना। ये मानव के द्वारा कहीं ना कहीं क्या 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 है, क्रिएट किया गया, मानव के द्वारा तैयार किया गया, मानव के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। ये मानव के द्वारा क्या 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 है, तैयार किया गया है। तो दोनों में अंतर समझ में आ चुका होगा कि मानव। अब आप आसान सा प्रश्न बना लेंगे, है ना, कि आपको जो है तालाब, क्या तालाब ऐसा नहीं, तालाब वैसे मानव के द्वारा भी कृत्रिम भी हो सकती है प्राकृतिक हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम उपयुक्त आंसर छांटने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि तालाब आप गए कहीं पर, तालाब बनवा लिए, पाउंड बनवाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आप दोनों के वास्ते कृत्रिम भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त आंसर छांटेंगे तो प्राकृतिक द्वारा, इसको भी मान लेते हैं कि प्राकृतिक द्वारा कृत्रिम भी बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नदी, तो नदी तो आप बना नहीं सकते हैं। नदी तो स्वाभाविक बात है कि प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई है पृथ्वी पर, वही नदी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो प्रकृति में है। और उसके बाद झील, झील भी जो है दोनों तरीके से हो सकता है, मानव के द्वारा भी क्रिएट हो सकती है और प्रकृति के द्वारा भी हो सकती है। तो झील भी दोनों हो सकता है, उसके बाद तालाब भी दोनों हो सकता है। लेकिन फसल आप गौर करके देखिएगा, फसल जो है, फसल की बात कर रहे हैं ना, वृक्ष या पेड़ पौधा के बारे में बात नहीं कर रहे। तो फसल हम लोग बोते हैं एकदम, गेहूं तो गेहूं में, उसके बाद क्या कहते हैं, चावल तो चावल, तो एक प्रकार का फसल होती है, ये तैयार करते हैं। मक्का तो मक्का, और प्रकृति में होती तो एक यहाँ हुआ, एक वहीं कहीं और हुआ, एक कहीं और हुआ, कहीं कहीं होगा, ठीक है। जबकि फसल एक तरह से आप तैयार करते हैं, खेती कर रहे हैं, तो फसल का क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का, कृत्रिम आपको पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो आंसर क्या होता है, सी नंबर आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न, चलिए सही है, सी नंबर ज्यादा आंसर, बिल्कुल सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। रजनीश जी आंसर बी दे रहे थे, आंसर बी दे रहे थे, रजनीश जी का आंसर बी आ रहा था। नदी नहीं बाबू, नहीं 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 नहीं, आप उम्मीद है इसी वजह से हम थोड़ा सा इसमें डिटेल बात की है ना,
पारिस्थितिकी तंत्र में आप लोग देखिए उलझ गए, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में उलझना नहीं है, नाम आपको कृत्रिम और देखना है कि कृत्रिम, तो कृत्रिम मतलब क्या है, जो कि मानव के द्वारा तैयार, तो मानव के द्वारा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर फसल को जो है मानव के द्वारा आपको तैयार करते हुए दिखाई पड़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कि सूर्य में जो है नाभिक संलयन के द्वारा जो उष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में जो है संपन्न होता है, क्या होता है ना। प्रश्न को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा सा लेंदी, यहाँ पर जो है आंसर आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर जो है आपको संलयन कर सकते हैं या संलयित कर सकते हैं, होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करता हुआ, या हीलियम नाभिक के संलयित होकर हाइड्रोजन नाभिक का निर्माण करता हुआ, या हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर जो है ऑक्सीजन नाभिक का निर्माण करता हुआ, तो ऑक्सीजन तो आएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन के नाभिक में जो है संलयित होकर, ये दोनों तो ऐसे छट गया, है ना, ऑक्सीजन ऐसे छट गया, ठीक है। अब बचा मेरे पास जो है, तो ये आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर जो हीलियम नाभिक का जो निर्माण करता है, यही बिल्कुल सही है ना। तो हीलियम के नाभिक संलयित होकर हाइड्रोजन नाभिक का निर्माण नहीं करता है, तो ये आपके लिए उचित आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका ए नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, सूची है, और सूची जब भी है तो आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, और अच्छे से पढ़ेंगे। और देखे थे आपको बार जब भी सूची आता है तो आपको बताते हैं कि सूची इस बार बिहार दुर्गा, बिहार आपको जो पुलिस हुई थी उसमें पूछा गया था, और जो छोटे छोटे और एग्जाम हुआ था वहां पर जो कूट आपको ज्यादा पूछा गया, और आप लोगों को भी जो आने वाले दिनों में मद्य निषेध का जब एग्जाम होगा तो उसमें भी पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 को जो मिलाते हैं और देखते हैं कि कौन सा आपको क्या क्या यहाँ पर जो है जवाब हो रहा है, ठीक है। प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम जो है ये कब आती है, ये आपको 1960 में, बिल्कुल ये सही जवाब है ना, एक नंबर लाइन में मिल गया, है ना। यदि बात करें कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये कब आता है, तो 1986 में, ये भी लाइन में मिल रहा है। वन्य जीव की बात करें कि सुरक्षा अधिनियम ये कब आता है, तो ये भी कहता है, ये 1972 में आता है, लाइन बाय लाइन मिल रहा है, ठीक है। वायु, यदि बात करें कि वायु प्रदूषण निरोधक आपको नियंत्रण अधिनियम ये कब आता है, तो ये आता है कब, आपको 1981 में आता है, और 1981 में, तो इसका जवाब आपके लिए कौन सा हो रहा है, ठीक है। अरे जवाब के लिए आपके पास ये स्क्रीनिंग पर आ गया, चलिए देखते हैं। तो आपका एकदम सीधा सीधा मिल रहा है, एक ए बी का, 2 आपका सी का, 3, तो आसान सा जवाब हो गया। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, इसका जवाब जो मिला, कौन सा जवाब मिला, इसका जवाब आपको ए नंबर आंसर का जवाब मिला। और अभी तक आप लोग 184 का बी नंबर लिखे हैं, राखी सी, है ना। तो आंसर मिलाएंगे, ये जो आपको 184 का है, आपका जवाब थोड़ा सा मिलाइएगा, राखी जी 183 का। तो चलिए हम लोग 184 पर है, तो 184 का हम आपका जवाब देख रहे हैं। 184 का जवाब क्या होगा आपका, एक का ए होगा, बी का 2 होगा, उसके बाद सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। आंसर आपका बन रहा है ए नंबर जवाब बन रहा है ना। तो ये आप लोग चले, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं, हम लोग 190 तक चलेंगे, 190 तक प्रश्न तैयार करेंगे, कुछ और प्रश्न 5-6 प्रश्न बचा हुआ उस पर बात कर लेते हैं जल्दी से। 2011 की जनगणना है ना, अब तो आप लोगों का जनगणना है जो इस वर्ष जो है आपको 2026-2027 में जो है जनगणना हो रही है, लेकिन अभी तक जब तक जनगणना अगला हुआ नहीं है तब तक जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, 2011 वाला ही, और हो सकता है कि 2011 वाला आप, लेकिन आप लोगों को अभी तक तो पूछा जाएगा, ठीक है, अभी तक पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में महिला साक्षरता दर जो है कितनी प्रतिशत है। पिछले बार भी ये बिहार वाला आपको बिहार दरोगा में पूछा गया था, इस बार भी। अब ये इस तरह का सेट इस वजह से बार बार देने को मिलता है, और आपको प्रश्न भी देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किसके बारे में, महिला साक्षरता के बारे में पूछ रहा है कि महिला साक्षरता दर जो है कितना प्रतिशत है। तो महिला साक्षरता दर जो यदि बात करेंगे महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो आपको 51.5% आपको देखने को मिलता है। यदि टोटल बात करें कि टोटल साक्षरता दर कितना है हम लोग के भारत में नहीं, यहाँ पर किसके बारे में है, बिहार में, किसके बारे में है, ये बिहार में है। तो टोटल हम लोग के पास कितना है, तो 61 के आसपास है। टोटल कितना है, कुल कितना है, तो 61 है, ठीक है। और यदि बात करें आपको 51 आती है, क्या कहते हैं आपका यहाँ पर महिला का है, तो पुरुष का आपको देखने को मिलता है। पुरुष का बात करेंगे पुरुष का कितना देखने को मिलता है, तो ये लगभग आपको 71 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। कहां पर चला जाएगा, 71 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो 71 के आसपास आप ध्यान रखेंगे, तो 71.2 आता, चलिए लिख ही लीजिए 71.2, ठीक है। 71 आपको 2% देखने को मिलता है, किसका, आपको ये देखने को मिलता है, सीधी सी बात है, किसका, ये पुरुष का, ठीक है। जबकि यदि बात करें कि महिला का, तो 51 आपको 5 देखने को मिलता है, ठीक है। चले आगे, जवाब 185 का बी, 185 का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 185 का राखी जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, है ना। और अगला प्रश्न आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीनिंग पर रहा है, और आसान सा प्रश्न है, आसान सा जवाब है इसका, और जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि सतपुड़ा, ये जो सतपुड़ा जो देखने को मिलता है कि सतपुड़ा की जो पहाड़ियां है किस राज्य में है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो किस राज्य में है, तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां आपको देखने को मिलता है किस राज्य में,
आपको असम नहीं होगा, उसके बाद तमिलनाडु नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, ये अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश है। तो आप सुने होंगे पूरा श्रेणी जो देखने को मिलता है ये मध्य प्रदेश में। तो आंसर इसका तो आसान सा है, आंसर आपका जवाब आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला अगला कौन सा है ना। निम्नलिखित में से देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी आपको नदी जो है वेम्बनाड आपको झील में जो आपको गिरते हुए दिखाई पड़ रही है ना। तो चलिए टोटल ये तो प्रश्न आपका हो चुका है, आगे बताएंगे है ना, अगला प्रश्न जल्दी से बताएंगे, ठीक है। 187 का जवाब, जल्दी 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 चले आगे। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। आंसर आसान सा है, ठीक है। और ये जो है कभी कभी जो आपको छोटी नदी जो है दक्षिण भारत का ये पूछा जाएगा, और यदि पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या होती है आइए देख लेते हैं। तो आपको जो निम्नलिखित में जो कौन सी नदी आपको वेम्बनाड, आपको झील में वेम्बनाड लिखा हुआ या वेम्बनाड आपको लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो आपको देखने को मिलती है ये कहां पर देखने को मिलती है, ये सीधी सी बात है, आपको देखने को मिलती है कहां पर, पेरियार में देखने को मिलती है। कहां पर, ये ध्यान रखेंगे, ये पेरियार में है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपके सामने में 188 नंबर का प्रश्न है, और निम्नलिखित में से जो है गलत जोड़े की पहचान करने के लिए बात कर रहा है। क्या करने की बात कर रहा है, गलत जोड़े की पहचान करने की बात कर रहा है, और आप जवाब देने का प्रयास करेंगे 188 का। और 188 का जो प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है जोड़े आपको पहचाने कि मिजोरम और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको सदाबहार कर दीजिए, सदाबहार, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सदाबहार वन बिल्कुल ठीक है। मिजोरम जो आपको देखने को मिलता है सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ठीक है। बिहार यदि बात करेंगे, बिहार में किस प्रकार का है, उष्ण कटिबंधीय, आपको शुष्क पर्णपाती ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुष्क पर्णपाती के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि लक्षद्वीप, तो आपको लक्षद्वीप जो है आपको कौन सा उष्ण कटिबंधीय, आपको पर्णपाती है ना। तो लक्षद्वीप जो आपको देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय, ये पर्णपाती नहीं होते। लक्षद्वीप आपको कहां देखने को मिलता है, लक्षद्वीप आपको पूरी तरह से जो देखने को मिलता है आपको केरल के आपको इस इधर देखने को होता है, लक्षद्वीप है ना इस साइड में। तो यहां पर जो आपको देखने को होता है यहां पर कौन से होगा, ये सदाबहार होगा। क्या होगा, ये सदाबहार होगा। सदाबहार वन वहां पर पाई जाती है जहां पर आप कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तो वहां पर आपको कौन सी वन पाई जाती है, सदाबहार वन पाई जाएगी। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय नहीं हो, यहाँ पर आपको सदाबहार, तो लक्षद्वीप में ये सदाबहार। राजस्थान में ये जानते होंगे कि कांटेदार, क्योंकि वर्षा क्या होती है, ये कम होती है, और जब वर्षा कम होती है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर आपको कम देखने को मिलता है कांटेदार। इसलिए जो है कांटेदार जो आपको ये पौधा होती है अपने पत्तियों को जो है कांटे में रूपांतरित कर देती है, जिसको नागफनी सब ये देखे होंगे कि नागफनी सब है ना। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, कि आपके लिए है कि आपको पारिस्थितिकी तंत्र की जो है अवधारणा प्रथम बार जो है किसने दी थी। और आसान सा जवाब है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे छात्र का ये प्रश्न गलत होता है। अब गलत क्यों होता है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र का जो है जवाब आपको देखने को मिलता है ये गलत होता है ना। चलिए आइए सभी पर बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर जो है, क्योंकि अधिकांश छात्र का ये गलत है जवाब। पारिस्थितिकी तंत्र का जो आपको अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो ये किसके द्वारा, तो एसी आपको ट्रांसले के द्वारा है ना। यहाँ पर देखेंगे कि 189 का 189 जवाब अभी तक आपका आया नहीं है। यदि आप जवाब देते हैं तो आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। 189 का आपको आंसर हो जाएगा एजी ट्रांसले है ना। यदि बात करें कि अर्नेस्ट हैगर और जी टेलर और उसके बाद ओडोम है ना, ये ओडोम के बारे में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ये प्रश्न आपको पूछते 189 का क्या लिखे हैं, के सी, क्या दोनों जवाब दे रहे हैं के सी, ये क्या मतलब क्या है कि सी भी, उसके बाद कोई एक जवाब लिखेंगे। कैसे समझेंगे कि आप ए और सी जो लिखेंगे तो कैसे समझेंगे कि ए और सी, दोनों में से कोई एक जवाब लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, कोई एक, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं यहां पर जो है आधुनिक, यदि बात किया जाएगा पारिस्थितिकी में आधुनिक है ना, जब आधुनिकता लगा दिया जाएगा कि आधुनिकता पर जो दिया जाएगा क्या चीज, पारिस्थितिकी तंत्र, तब हो जाएगा आपका ओडोम हो जाएगा। तो आधुनिक लगाएगा तब आपको कौन सा हो जाएगा, ओडोम हो जाएगा। एजी टेलर जो देखने को मिलता है, ये जो टेलर देखने को मिलता है ये नियतिवाद है ना, नियतिवाद। यदि बात करें कि नियतिवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो नियतिवाद का सिद्धांत आपको टेलर के द्वारा। और अर्नेस्ट हैकल के बारे में आप जानते हो कि अर्नेस्ट हैकल जो है आपको इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था, इकोलॉजी का कह सकते हैं, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करता है किसके द्वारा, तो इकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देखने होता है एसी ट्रांसले।
चलते हैं, एक प्रश्न आपके लिए है और आज का सेट का जो है आपको ये 190 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि अंतिम प्रश्न का जवाब क्या है और ढूंढने का प्रयास करेंगे आप लोग जवाब, है ना। और कूट में दिया गया है तो अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पर है सूची 1 और सूची 2 को साथ आपको मिलान करने के लिए कहा है और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर ये चयन करने के लिए कहा है। सूची 1 खान दिया हुआ है और आपको ये राज दिया हुआ है, ठीक है। और राज्य दिया हुआ है, ये मिलाएंगे कि जावर जो है कहां पर, तलचर जो है कहां पर, आपको सिंगरेनी जो है कहां पर, रानीगंज कहां पर, ठीक है। सभी के बारे में आप देखेंगे। एक होता है सिंगरौली, है ना, हम आपको पहले ही बता देते हैं सिंगरौली, ठीक है। और सिंगरौली जो है यह कहां पर है, तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में, ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में। और गौर करिएगा ये सिंगरौली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंगरैनी लिखा हुआ है ना, सिंगरैनी है। सिंगरौली जबकि आपको मध्य प्रदेश में है, ये सिंगरैनी कहां, आप आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर सभी के रानीगंज तो सबसे फेमस है, तो रानीगंज कहां पर चला जाएगा, ये आपको चला जाएगा कहां पर, पश्चिम बंगाल में। जवाब दे रहे हैं 190 नंबर, जल्दी से 190 का आप दे रहे हैं, ए नंबर जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और जल्दी से चलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे पहले तो रानीगंज समझ रहे हैं कि रानीगंज आपको देखने को मिलता है, ये पश्चिम बंगाल में है, तो ये सही है। यदि बात करके आपको जावर ये चलते हैं, तो जावर भी जो आपको फेमस है किस कहां पर, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। और यदि बात करें कि तलचर, तो तलचर ये फेमस है कहां पर, तो ये उड़ीसा के लिए। और उसके बाद बात रहा मेरे पास एक ही बचा सिंगरैनी, और सिंगरैनी कहां पर, आप तेलंगाना में। याद रखेंगे सिंगरौली आएगा तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, जबकि सिंगरैनी आएगा तो सिंगरैनी आपको किस क्षेत्र में है, तो ये आपको तेलंगाना में। और इस तरह से यदि मिलान करते हैं तो आपके लिए आंसर बन जाता है, पहला ही आंसर बन जाता है, बिल्कुल सही है। और आज का सेगमेंट का जो है सीरीज का हम रखेंगे यहीं तक रखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको जो है अन्य भी जो है जानकारी आपको अवेलेबल होगी यदि आप जुड़ते हैं कहां पर, जीएस मानचित्र पर, ठीक है। तो आपको जो है कल से जो है मानचित्र भी आपको करवाया जाएगा। यदि मानचित्र आपको दिक्कत देता है तो वहां पर आप कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। और इस चैनल पर जो है आपको लगातार जो है सेट प्रैक्टिस जो है मध्य निषेध का जो सुबह में चलती है बैच, वो कुछ प्रश्न जो है आपको तैयार करवा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो है तैयारी जो है, यदि आप नहीं आ रहे हैं सुबह में तो आप तैयारी कर सकते हैं, सेट प्रैक्टिस आप घर बैठे भी, ठीक है। और मध्य निषेध का जो है आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्द एग्जाम है और तैयार रहेंगे। जून जुलाई में हो सकता है कि आपका एग्जाम होगा, दोनों सिपाही के लिए भी और दरोगा के लिए भी, तो दोनों एग्जाम के लिए तैयारी आपका तैयारी अच्छे से है तो आप तैयार करते रहेंगे। तो आज का सेगमेंट रखते हैं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।